चलिए, एक फिनोमेना तो मेरा ख़त्म हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके आधार पर जो जो घटना हो रहा था हम उसके बारे में समझ लिए और लिख भी लिए। अब हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। समझिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब लाइट ट्रेवल करता है और उसके रास्ते में यदि कोई बेहद ही छोटा पार्टिकल आ जाए, तब वो पार्टिकल क्या करता है, प्रकाश को चारों दिशा में छितरा देता है। कुछ मात्रा में चारों दिशा में छितरा देता है और फिर कुछ को जाने देता है वापस उसी रास्ते में। तो प्रकाश के किरण का चारों डायरेक्शन में यह छितराने को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यह जो छितरना हो रहा है, यह जो फैल रहा है लाइट, यह रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, परावर्तन के कारण हो रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके समझिएगा। यह समझ लीजिए आपका पार्टिकल का आगे वाला सरफेस है और यह आपका लाइट रे जा रहा है। अभी हम मोटा करके दिखा रहे हैं। तब यह लाइट को, यह देखिए कॉन्वेक्स, कुछ कन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है और इधर 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 छितरा देता है और कुछ भाग को फिर वापस यह प्रकाश को आगे की ओर जाने देता है। तो यह जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यह कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इन ऑल डायरेक्शन। तो जब लाइट ट्रेवल करता है उसके रास्ते में कोई छोटा पार्टिकल आ जाता है तो वह लाइट को चारों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात आता है कि ये जो छोटा पार्टिकल हम बताए, इसमें से जो सबसे छोटा होता है ना, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। यानी जो एकदम छोटा साइज का होगा वो किसको स्कैटर करेगा, स्कैटर ब्लू लाइट। और जो इससे थोड़ा बड़ा रहता है, ये भी छोटा, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो बड़ा रहता है वो करता है रेड लाइट को स्कैटर। अब ऐसा क्यों होता है, छोटा पार्टिकल ब्लू लाइट को ही स्कैटर क्यों करता है, अब बड़ा पार्टिकल रेड लाइट को ही स्कैटर क्यों करता है। चलिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा बना देते हैं। पहला बात तो ये आपको याद रखना है, ऐसा करता है। आपका सिलेबस में इतना सा ही है कि छोटा पार्टिकल किसको करता है, ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, अब बड़ा पार्टिकल रेड को। अब क्यों करता है इसका जवाब अब हम देते हैं। इसके लिए आपको लाइट का वेव नेचर समझना होगा। जिस बच्चे को इच्छा है वो नोट कर सकते हैं। वेव नेचर। चलिए अब हम इसके तहकीकात करते हैं कि आखिर ये छोटा पार्टिकल को लाल रोशनी से क्या दुश्मनी है और यह बड़ा पार्टिकल को ब्लू रोशनी से क्या दुश्मनी है। याद करिए हम क्या आपको बताए थे, रेड लाइट का आपका वेवलेंथ कैसा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सभी कलर में। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यह है आपका लाल रंग का वेवलेंथ। चलिए ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि ब्लू रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, सबसे कम तो नहीं होता है, काहे कि सबसे कम होता है आपका बैगनी का, लेकिन बैगनी के बाद आपका इंडिगो आता है, इंडिगो जामुनी, फिर उसके बाद ब्लू आ जाता है। तो मानकर चल सकते हैं ब्लू लाइट का आपका क्या होता है वेवलेंथ, लाल के कंपैरिजन में तो बहुत कम होता है ब्लू।
इसका वेवलेंथ हो गया कम। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखाए हैं। छोटा पार्टिकल जो है वो किसको स्कैटर कर रहा है? ब्लू लाइट को। अब यहाँ पर अगर हम छोटा पार्टिकल बना दें, यह है छोटा पार्टिकल, यह अगर ब्लू लाइट के रास्ते में आ जाए, रास्ते में आने का अर्थ है अगर वेव के नेचर से देखिएगा तो इसके बीच वाला जिस एक्सिस पे यह प्रोपेगेट कर रहा है वहाँ पर इसका मेन रास्ता हुआ ये बीच में। ठीक, तो इसके रास्ते में यदि आ जाए छोटा पार्टिकल तो क्या होगा? यह ब्लू लाइट से टकराएगा और ब्लू लाइट को स्कैटर कर देगा चारों डायरेक्शन में, बाकी वेव को जाने देगा। ठीक है, लेकिन इतने साइज का पार्टिकल यदि रेड लाइट का रास्ते में आता है तो देखिए क्या है, रेड लाइट क्या कर रहा है? जरा लंबा लंबा छलांग मार रहा है। यहाँ पे पार्टिकल है, थोड़ा उछल गया। अब उछल गया तो देखिए क्या हुआ, जब ये स्मॉल पार्टिकल को छूबे नहीं किया तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? यहाँ पे देखिए इसका वेवलेंथ था छोटा, इसी कारण से ये उछल रहा था छोटा छोटा कदम से, जिससे इसका छोटा पार्टिकल इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, स्कैटरिंग हो गया। लेकिन वही पार्टिकल अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है? लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा है तो यह ज़्यादा उछल रहा है, तो यह उसके रास्ते में आ ही नहीं पाता। उसके रास्ते में आकर भी आपको हम कह सकते हैं रेड लाइट को छू नहीं पाता, उसका वेव को टच नहीं कर पाता है, और वेव जो है आपका रेड लाइट का इसको यूं पास करके निकल जाता है। यहाँ पे भी रख दीजिए, ये निकल जाएगा, यहाँ पे भी रख दीजिए, रेड लाइट पास कर जाएगा, यहाँ पर भी रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए इसके रास्ते में, रेड लाइट को यह स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन यही पार्टिकल अगर ब्लू लाइट के रास्ते में रखिएगा तो स्कैटरिंग हो जाएगा। अब आते हैं बड़ा पार्टिकल पे। अब यही लाल रास्ते में हम बड़ा पार्टिकल को रख देंगे, तब क्या होगा? यह आराम से रेड लाइट को स्कैटरिंग कर देगा। और अगर बड़ा पार्टिकल यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या होगा? तब आपका यहाँ पर भी स्कैटरिंग होगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा। छोटा पार्टिकल जो आपका होता है इसके अनुसार वो उसको ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा, लेकिन बड़ा पार्टिकल अगर आप इसको यहाँ पर रख दीजिएगा, स्कैटरिंग यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस डायरेक्शन में इतना सा एरिया में ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपका कम होगा। फिर रास्ते से लाइट वापस निकल जाएगा, लेकिन इधर वाले डायरेक्शन में आपका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। जहाँ पर पड़ेगा ना वहाँ पर चमकेगा। जैसे आप दीवार में टॉर्च मारिए, या लेजर आप खरीदे होंगे बच्चे में, या अभी भी खरीदे होंगे मेला उला में, तो देखिएगा आप कोई छोटा सा कन में मार दीजिए या दीवार में ही मारिए चलिए, तो या गौर करिएगा कोई पत्थर का नोक पे अगर मारिएगा तो जिस नोक पर वह पड़ेगा लेजर का लाइट वहाँ पर ज़्यादा ब्राइट करता है। बस वही होता है यहाँ पर। अगर बड़ा पार्टिकल इसके कंपेयर में आया है, ब्लू लाइट के कंपेयर में बड़ा पार्टिकल आ जाए, तब जहाँ पर टकराएगा वहाँ पर तो ज़्यादा चमकेगा, स्कैटरिंग उसको भी कहेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो वो बात की बात है। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के रेड लाइट आपका बड़ा पार्टिकल के द्वारा ही स्कैटरिंग होगा, और ब्लू लाइट का आपका छोटा पार्टिकल के द्वारा ही स्कैटरिंग होगा। खैर बड़ा पार्टिकल से इसका भी होता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाता है, इसी कारण से हम इसका गिनती नहीं रखते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं आप अगर इच्छा है तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम समझ गए जो स्मॉल पार्टिकल होता है ब्लू लाइट को स्कैटरिंग करता है, और जो बड़ा पार्टिकल होता है वो रेड लाइट को स्कैटरिंग करता है। अब बात है कि सर सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य तो होता है मेरा बैगनी का, बैगनी का स्कैटरिंग क्यों नहीं हो रहा है? आप ब्लू का दिखाते हैं, लाल का दिखा रहे हैं, बैगनी का चर्चा काहे नहीं कर रहे हैं? तो इसका हम बताएंगे रीजन थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 2-3 घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनको अब हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को समझने से पहले आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, आप किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? हम आपको बता चुके हैं, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचे, यानी प्रकाश आँख तक पहुँचना जरूरी है। या यदि वह प्रदीप्त वस्तुएं हैं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तब उससे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचे। हर हालत में, दोनों कंडीशन में प्रकाश उस वस्तु का मेरे आंखों तक पहुंचना जरूरी है, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी
आप एक अंधेरे कमरे में जाइए और वहाँ पर एक ऐसा खिड़की होना चाहिए जहाँ से सूर्य का प्रकाश आता हो। आप कमरे को पूरा तरह से बंद कर दीजिए, बल्ब आप स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर उसके बाद वह खिड़की को आप खोल दीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वह आता हुआ आपको दिखेगा। ये हम क्या बात बोल रहे हैं, जैसे खिड़की खोलिएगा तो आप देख सकेंगे साफ साफ कि सूर्य का प्रकाश ऐसे करके आपके रूम में प्रवेश कर रहा है। अब यह कैसे हो गया, हम आपको क्या बताए थे, आप किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब उससे परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सकता है। अब सूर्य का प्रकाश ऐसे न आ रहा है, हम खड़े हैं यहाँ पर तो वह मेरे आंखों तक तो पहुंचा नहीं, फिर भी हम उसको कैसे देख रहे हैं, उसके रास्ते को। तो आप लाइट के पथ को, लाइट के पाथ को नहीं देख सकते हैं, लेकिन टिंडल इफेक्ट के कारण आप उसको देख लेते हैं। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। पहले आप कोलाइडल सॉल्यूशन को समझ जाइए, कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। आप 9th क्लास में कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं तो मोटा मोटी समझिए। कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा विषमांग मिश्रण होता है, विषमांग यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जिसका जो पार्टिकल होता है उसका साइज या कहें तो डायमीटर आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है, लगभग। यानी यह विषमांग मिश्रण है। विषमांग का अर्थ है यह यहाँ पर ज़्यादा होगा तो हो सकता है यहाँ पर कम होगा। कोई गारंटी नहीं है कि जैसे चीनी को आप घोलते हैं पानी में तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया, वास्तविक विलयन हो गया। वो आपका, आप चीनी को पानी में घोलिएगा तो जितना यहाँ पर चीनी का मात्रा घुलेगा उतना यहाँ पर ही घुलेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा घुला हो, यहाँ पर कम घुला हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका विषमांग मिश्रण है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका गुण क्या होता है, इसका पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उसका रेंज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। अब इसका एक गुण और है कि इसको फिल्टर पेपर से जब छानने की कोशिश कीजिएगा तो छान नहीं पाइएगा। दूसरा इसका एक और गुण है कि यह जो कोलाइडल पार्टिकल है, इसके जो कण होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडिक कण। अब यह जो कण है इस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है। अब ग्रेविटी का असर नहीं होने का अर्थ यह है कि आप इसको एक बार घोल दीजिए, फिर आप इसको 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, यह आपका नीचे बैठने वाला नहीं है। आप यदि पानी में धूल को ऐसे ऐसे घोल दीजिएगा तो आप कुछ समय बाद देखिएगा, 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद या ज़्यादा देर भी आप लगाइए, इसका कण धीरे धीरे तली पर ऐसे ऐसे बैठ जाता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, इस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है, या रैंडम मोशन जहाँ मन तहाँ कर सकता है, ठीक है। तो यह तो हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन का बात। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आप कोई पात्र में, कोई बर्तन में ही बनाएं। कोलाइडल सॉल्यूशन कहीं भी बन सकता है। हमारा हवा में भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है, पानी में भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो होता क्या है, जब आप खिड़की को खोलते हैं तो आपका जो वातावरण है, जो आपका कमरा है, उसमें भी छोटा छोटा धूल कण का पार्टिकल है, बहुत छोटा छोटा। और ये ऐसा धूल कण है जिस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है। धूल कण तो होता है, कुछ जमीन पर बैठ भी जाता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि हवा में आपका रैंडम मोशन ऐसे ऐसे करता रहता है। और इसका रेंज भी लगभग आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है। तो हम कह सकते हैं यह आपका कोलाइडल पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा। तो बन गया आपका रूम का कमरा क्या, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और यह कोलाइडल पार्टिकल किसमें घुला हुआ है, पानी में क्या, नहीं, यह हवा में घुला हुआ है। अब सूर्य का प्रकाश जब इस प्रकार से आता है और जब यह कोलाइडल पार्टिकल से टकराता है तो यह क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा। तो स्कैटर कर दिया, ये वाला भी कर दिया, सभी पार्टिकल अपने अपने तरफ से लाइट को स्कैटर कर दिया। और यही स्कैटर्ड लाइट आपको आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण से आपको यह रास्ता क्या लगता है, विजुअल दिखने लगता है। हम आपको क्या बोले थे, आप किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब उससे आने वाला प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैटरिंग के कारण ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन हवा में निर्माण हो गया, इसके कारण इसका यह जो सूर्य का प्रकाश है यह आपके आंखों तक, इसका स्कैटरिंग होने वाला प्रकाश, स्कैटर्ड लाइट जो है वह आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, जिस कारण से आप इसके रास्ते को देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं आपका जंगल में भी देखने को मिलता है, आप फिल्म में देखे होंगे या रियल में भी हो सकता है, कुछ बच्चे देखे होंगे।
घना जब जंगल रहता है, पेड़ रहता है और सूर्य पीछे आपका है, तो उससे प्रकाश आपका जंगल के अंदर प्रवेश करता हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला चीज, या तो हो सकता है वहाँ पर धुआं होगा, धुआं के कारण भी आपका सूर्य का प्रकाश का रास्ता दिख सकता है। दूसरा कारण है कि जंगल में ज़्यादा डेंस अगर जंगल है तो वहाँ पे नमी रहता है वातावरण में मौजूद। अब नमी होने के कारण क्या होता है, वह नमी का जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है वह भी आपका लाइट को स्कैटर करता है, जिस कारण से आपको जंगल के बीच से भी सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखता है। तो यह तो हुआ आपका टिंडल इफेक्ट, और यही रास्ता, ये जो आपका लाइट का रास्ता को आप देख पाते हैं, इसी घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जब लाइट रे कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करता है, तब उस सॉल्यूशन में मौजूद कोलाइडल पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग होने के कारण हम उस लाइट रे का पाथ को देख सकते हैं, और इस घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यह हम कॉमन आपको बता दिए जो सब में चलेगा, काहे कि जंगल में भी जो घटना हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। आपका जो ये धूप का जो माफ कीजिएगा कमरे में जो सूर्य का रोशनी दिख रहा है वह भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण दिख रहा है। समुद्र के अंदर में भी आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश ऐसे करके आता हुआ कभी कभी दिखता है, फिल्म में देखे होंगे या कोई चीज़ में देखे होंगे, तो वह भी वहाँ पे भी कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो यह तो हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। चलिए अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दूसरी घटना को समझते हैं। तो दूसरा आपका घटना है क्या, आकाश का नीला रंग। आकाश आप कभी सोचे हैं नीला रंग का ही क्यों दिखता है? लाल क्यों नहीं दिखता है, पीला क्यों नहीं दिखता है, हरा क्यों नहीं दिखता है? तो इसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश आखिर नीला रंग का दिख ही क्यों रहा है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। होता क्या है, यह है आपका एटमॉस्फेयर, यह है आपका सूर्य का प्रकाश। जब यह सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में प्रवेश करता है तो यहाँ पर वह बहुत पार्टिकल से आपका स्कैटर होता है। प्रकीर्णन इसका, इस प्रकाश का जो किरण है इसका स्कैटरिंग बहुत कण से होता है, जिसमें से आपका धूल कण हो सकता है, डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका तीसरा कण हो सकता है गैस मॉलिक्यूल, ऐसा बहुत सा चीज हो सकता है जिन सभी से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन हमारे वायुमंडल में धूल कण की मात्रा उतनी नहीं है, आपका वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा उतनी नहीं है जितना कि गैस मॉलिक्यूल का है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर तो गैस से ही मिलकर बना है। तो चूंकि ज़्यादा मात्रा में गैस मौजूद है और इस गैस पार्टिकल का साइज होता है छोटा छोटा। अब छोटा साइज है तो हम आपको बता चुके हैं कि छोटा पार्टिकल जो होता है वह नीले रंग को प्रकीर्णित अधिक करता है, जिस कारण से यह सूर्य का प्रकाश का नीला रंग को ज़्यादा छितरा देता है। और यह सब भी छितराता है लेकिन उस मात्रा में नहीं छितरा पाता है जितना यह गैस मॉलिक्यूल करता है, जिस कारण से हर जगह नीला नीला प्रकाश छितरता है। और यही नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमको आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। हम आपको क्या बोले थे, कोई वस्तु हमें तब दिखता है जब उससे प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचे। यह देखिए स्कैटर यहाँ किस रंग का ज़्यादा हो रहा है, नीले रंग का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में छोटा पार्टिकल मौजूद है और ये छोटा पार्टिकल किस चीज़ का है, गैस का, जिस कारण से ये आकाश हमें क्या दिखा, नीले रंग का। अब बात आता है, सर आप बताए छोटा पार्टिकल नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है क्योंकि नीला रंग का वेवलेंथ छोटा होता है, लेकिन विबग्योर में आप बता चुके हैं कि सबसे कम आपका जो वेवलेंथ होता है वह वायलेट का होता है, लैम्डा आपका सबसे कम, और सबसे ज़्यादा आपका रेड का होता है। तो ब्लू रंग हमको क्यों दिख रहा है, स्कैटरिंग तो ज़्यादा बैगनी होना चाहिए, बैगनी रंग का, तो उस हिसाब से आकाश हमको बैगनी रंग का दिखना चाहिए। तो बैगनी ना हो करके ये जो छोटा पार्टिकल है ये ब्लू रंग को ही क्यों प्रकीर्णित कर रहा है, तो इस चीज़ को अब आप समझिए।
वास्तविकता में सूर्य से जब प्रकाश आता है तो उसमें बैगनी रंग का जो इंटेंसिटी होता है वह बहुत कम होता है। ब्लू की तुलना में बैगनी रंग का इंटेंसिटी बहुत कम होता है। यह तो हो गया पहला रीजन जिस कारण से आपको आकाश बैगनी नहीं दिखता है। दूसरा रीजन यह है कि हम आपको बताए थे हमारी आंखों में रोड और कोन सेल है, जिसमें से कोन आपका क्या करता है, कोन सेल क्या करता है, कलर को सेंस करता है। और यह कोन सेल बैगनी रंग को अच्छे ढंग से सेंस नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू क्या, ब्लू रंग। हमारा जो कोन सेल है यह ब्लू रंग को अच्छे से करेगा, यह ब्लू रंग को सेंस बहुत बढ़िया से करता है और दिमाग तक सिग्नल पहुंचा देता है, लेकिन वायलेट रंग को नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमें आकाश नीला रंग प्रतीत होता है। पहला तो इंटेंसिटी कम है तो यह थोड़ा मात्रा में छितरेगा, क्योंकि कम मात्रा में है तो कम मात्रा में छितरेगा। दूसरा कारण क्या है, हमारा आंख भी बैगनी रंग को पढ़ नहीं पाता है ज़्यादा अच्छे से, और आपका ब्लू रंग को अच्छे से पढ़ पाता है। इसी कारण से हमारा आकाश हमें ब्लू रंग का दिखता है। तो यह तो बात हो गया हमारा आकाश का नीला रंग का दिखना। चलिए यह चीज़ तो समझ गए कि स्कैटरिंग होने के कारण हमें आकाश नीला दिखता है। अब दूसरा बात यह आता है क्या कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आकाश लाल क्यों प्रतीत होता है। हम जब जान गए कि स्कैटरिंग से ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रहा है क्योंकि छोटा पार्टिकल यानी गैस मॉलिक्यूल हमारा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो वो लाल रंग को सुबह के समय क्यों दिखा रहा है, वह क्यों नहीं उसको ब्लू लाइट को स्कैटर कर पा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए। स्कैटरिंग जो आपका होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप ले लीजिए। यदि किसी प्रकाश का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा तो वह कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यदि कोई प्रकाश ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्कैटरिंग कम होगा। अब ऐसा क्यों, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए यह पानी है, पानी का कोई पाइप है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। यहीं पे सेम इसी के जैसा एक पाइप और लगा दिए, इसमें भी वही फोर्स से पानी बह रहा है। अब यदि इस पाइप में छेद ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा मात्रा में पानी उधर उधर बटने लगेगा, तो यह कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तक तय करेगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और यदि इसमें छेद छोटा मोटा करें, एक दो वो करें, तो ये कितना, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जो पानी का पाइप में छेद ज़्यादा होगा वो ज़्यादा, उसका एनर्जी ज़्यादा लो हो जाएगा, इसी कारण से वह कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जो पानी में कम छेद रहेगा या छेद रहेगा ही नहीं, वह तो अपना जिस प्रेशर से आ रहा है उस प्रेशर से आगे बढ़ता चला जाएगा। यही चीज़ होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। यह है आपका रेड, यह है आपका ब्लू। अब हम जानते हैं हमारा एटमॉस्फेयर में बड़ा पार्टिकल का टिक पाना थोड़ा मुश्किल है, रहता है वह भी हवा के कारण, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन आपका छोटा पार्टिकल के कंपैरिजन में बड़ा पार्टिकल एटमॉस्फेयर में बहुत कम रहता है। छोटा पार्टिकल तो समझिए दूर कन भी उड़ते रहेगा हमेशा, कोई टेंशन नहीं है उसको, लेकिन बड़ा पार्टिकल कुछ देर में बैठ जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो हवा है या वायुमंडल है उसमें छोटा पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, बड़ा पार्टिकल कम मात्रा में मौजूद है। अब यह है रेड लाइट और यह है आपका ब्लू लाइट। अब छोटा पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो यह तो छितरेगा ज़्यादा, यह इसको छितार देगा ज़्यादा, इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है तो इसका एनर्जी लो होने लगा, तो क्या यह डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? नहीं, यह थोड़ा दूर तक जाएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगा, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन जब बात करें लाल रंग की तो स्कैटरिंग इसका भी होता है, लेकिन बड़ा पार्टिकल बहुत ही कम है तो स्कैटरिंग इसका कम होता है। स्कैटरिंग कम होने के कारण यह आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ब्लू लाइट के कंपेयर में। तो यह तो हो गया लाल रंग और ब्लू रंग का बात कि लाल रंग ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ब्लू रंग
कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग का कारण है, दोनों का अपना अपना स्कैटरिंग। लाल रंग का आपका कम होता है और ब्लू रंग का ज़्यादा होता है। यही कारण है आपका कि डेंजर के सिंबल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि दूर से दूर खड़ा व्यक्ति या दूर से दूर का व्यक्ति भी खतरे को पहचान जाए कि वहाँ आगे खतरा है। यदि वहाँ पे ब्लू लाइट का प्रयोग कर दे खतरे के निशान के लिए, तो क्या होगा, वह कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगा ब्लू लाइट, और फिर समाप्त हो जाएगा उसका इफेक्ट, जिससे आगे का व्यक्ति को नहीं दिख पाएगा। तो यही रीजन है, खतरे के सिंबल के लिए लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का स्कैटरिंग होता है कम, वो छितरता है कम, इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दूर से दूर व्यक्ति को भी दिख जाता है। तो यह तो बात हो गया स्कैटरिंग का, इसको नोट करिएगा तो कर लीजिए, नहीं तो इतना सा बात थोड़ा सा खाली दिमाग में रखिएगा कि जिस लाइट का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, और जिसका स्कैटरिंग कम होता है वह ज़्यादा दूर जाता है। ऐसे पाइप वाला भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, तो ये सब भूलिएगा नहीं। चलिए अब आते हैं हम आखिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास का जो वातावरण होता है, आकाश होता है, वो लाल क्यों दिखता है। यह है आपका अर्थ। यह है आपका एटमॉस्फेयर। अब एक सूर्य हम बना रहे हैं यहाँ पर, एक सूर्य हमको बना रहे हैं हम आपका यहाँ पर आप खड़े हैं। तो बताइए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आपका सूर्य कहाँ पर होगा, क्षैतिज रेखा में के पास करीब होगा यहाँ पर, तभी तो आपको सूर्य अस्त होता हुआ दिखेगा या निकलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखेगा, तभी ना आपको लगेगा सूर्य ऐसे उग रहा है या अस्त हो रहा है। तो आपको क्षैतिज रेखा के करीब यानी हॉरिजन के करीब रहता है सूर्य, ठीक है। यहाँ पर सूर्य कब रहता है, दोपहर के समय। अब जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त, चलिए सूर्योदय मान के चलते हैं, सूर्य यहाँ से निकल रहा है। अब निकलने के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके लिए वह क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को पार करेगा। तो ये चला एटमॉस्फेयर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ब्लू रंग का स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे छोटा पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो ब्लू रंग को स्कैटर ज़्यादा करेगा। तो ये यहाँ पर बटना स्टार्ट हो गया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और धीरे 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 हमारे तक पहुँचते पहुँचते ब्लू रंग का इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन इसमें बच जाता है अब क्या, हम आपको बताए हैं व्हाइट लाइट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, ब्लू लाइट खत्म हो गया, तो बचा क्या, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला कौन सा रहता है, रेड। हम जानते हैं रेड इतना आसानी से स्कैटरिंग होने वाला नहीं है, इसीलिए रेड लाइट आपकी आंखों तक पहुंचता है। आपको यहाँ का वातावरण कैसा दिखता है, लाल। तो यही कारण है सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय आपको वायुमंडल कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का, क्योंकि ब्लू रंग का स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है। अब जब बात करते हैं दोपहर की, तो दोपहर में देखिए यह सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे तक आंखों तक आया, तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में यह डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, जिस कारण से ब्लू लाइट का स्कैटरिंग कम होता है और वह हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। तो यही कारण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आपका वायुमंडल या कहिए तो आकाश रक्ताभ दिखाई देता है, और दोपहर के समय आपका नीला ही दिखाई देगा, और ऐसे आकाश तो नीला दिखता ही है। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। लिखिएगा, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन by a particle is called scattering of
लाइट। हिंदी वाले लिखेंगे किसी प्रकाश का या प्रकाश का लिखे, प्रकाश का किसी कण के द्वारा सभी दिशाओं में परावर्तन की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा पार्टिकल या कण, हिंदी वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण, लाइट रे। यहाँ पे लिखेंगे इसको स्कैटर्ड लाइट। हिंदी वाले लिखेंगे प्रकिरणित प्रकाश। ये फिगर भी बना लीजिएगा। चलिए फिगर मिटा रहे हैं। आगे लिखे रेड लाइट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस एंड scattered less in the atmosphere। अगला नोट पॉइंट लिखिएगा ब्लू लाइट ट्रेवल्स शॉर्टर डिस्टेंस एंड scattered more in the atmosphere। हिंदी वाले लिखेंगे लाल रंग या लाल रंग का प्रकाश लिखिए वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करता है और प्रकीर्णित कम होता है। और आपको बता दिए हैं
यह प्रकीर्णित कम होने के कारण ही ज़्यादा दूरी तय करता है। यहाँ पे लिखेंगे नीला रंग का प्रकाश वायुमंडल में कम दूरी तय करता है और प्रकीर्णित ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख ही देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। चलिए ये हिंदी वाली नोट कर लीजिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। चलिए नोट करिए पहले इसको। आगे लिखेगा फिनोमिना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फर्स्ट आपका क्या है, टिंडल बड़ी दीजिए इफेक्ट। सेकंड आपका क्या है, कलर ऑफ स्काई। थर्ड आपका क्या है, कलर ऑफ स्काई इन द मॉर्निंग या लिखिए एट सनराइज एंड सनसेट। हिंदी वाले लिखेंगे टिंडल प्रभाव आकाश का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग। प्रकाश
का प्रकीर्णन के आधार पर होने वाली घटना। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लिखा देते हैं। तो लिखेंगे व्हाट इज, सबसे पहला लिख रहे हैं टिंडल इफेक्ट। आंसर लिखिए, टिंडल प्रभाव क्या है। When a ray of light passes through a colloidal solution, when a ray of light passes through a colloidal solution, then it is scattered by colloidal particles. आगे लिखिए, ड्यू टू विच the path of ray of light becomes visible and this phenomena is called Tyndall effect। हिंदी वाले लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण कोलाइडल विलयन से गुजरती है, तब यह कोलाइडी होगा। कोलाइडी, तब ये कोलाइडी विलयन में मौजूद कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का पथ
दिखने लगता है और यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। चलिए नोट करिए, जब प्रकाश की किरण कोलाइडी दीर्घिकार कोलाइडी विलयन में प्रवेश करती है या कोलाइडी विलयन से गुजरती है, तब यह कोलाइडी विलयन में मौजूद कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का पथ दिखने लगता है और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। चलिए ये आपका VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन के रूप में लिखा रहे हैं सब VVI है। अब आता है क्वेश्चन दूसरा, वाई स्काई इज ब्लू। यह आपको घुमा के भी दे सकता है, वाई स्काई इज अपीयर टू बी ब्लू। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार से भी पूछ सकता है। आंसर लिखिएगा, when sunlight enters in the atmosphere, then it scattered by, किससे किससे स्कैटर्ड होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल, एंड गैस मॉलिक्यूल etc. present in the atmosphere. आगे लिखेगा among these gas molecule are present in larger amount which या लिखिए and they scattered the blue light more. And this scattered blue light
reaches to our eye, this is why sky is appear to be blue. हिंदी वाले लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब यह वायुमंडल में मौजूद धूल कणों, पानी की बूंदों, गैसों के अणुओं तथा गैसों के अणुओं द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। जिनमें से गैसों के अणु क्या है? Among these gas molecules are present in the large amount, ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं और ये नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। और यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है जिससे आकाश हमें नीला रंग का प्रतीत होता है। एक मिनट रुकिएगा। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब यह वायुमंडल में मौजूद धूल कणों, पानी की बूंदों तथा गैसों के अणुओं द्वारा
प्रकीर्णित हो जाता है, जिनमें से गैस के अणु ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहते हैं और ये नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। और यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे आकाश हमें नीला रंग का प्रतीत होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Why does sky appear reddish at sunrise and सनसेट? हिंदी लिख देंगे, रुकिए एक मिनट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? लिखिएगा आंसर। During the sunrise and sunset, the sun is near the horizon. Due to which sunlight has to travel longer distance through the atmosphere to reach our eye. So आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। नियर द हॉरिजन most of the blue light is scattered away and the light that reaches to our eye is red in color. This is why
during the sunrise and sunset, sky is appear to be reddish. चलिए नोट करिए, इंग्लिश वाले मिटाएंगे। इसमें हम साफ साफ बता दिए हैं, डिस्टेंस लॉन्गर ट्रैवल करना पड़ता है, जिस कारण से अगर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो स्कैटरिंग कम होता है। माफ कीजिएगा, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जिस कारण से स्कैटरिंग हिंदी वाले लिखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के निकट रहता है। जिसके कारण इसके प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। क्षैतिज के निकट नीले रंग का प्रकाश, यहाँ पर पहले दीजिए इसलिए सो लगाए थे, इसलिए क्षैतिज के निकट नीले रंग का प्रकाश छितरा जाता है। और जो प्रकाश हमारी और जो बचा हुआ, लिखिए अच्छा रहेगा, बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है वह लाल रंग का होता है। अतः यही कारण है कि, लिख दीजिएगा, यह अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ दिखाई देता है। यहाँ पे यही कारण है कि लगा दीजिए, यही कारण
है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ दिखाई देता है। चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। Why does sky appear to be dark to astronauts instead of blue? वो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काले रंग का प्रतीत क्यों दिखाई देता है नीले के बदले? अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले या नीला के बदले काले रंग का क्यों दिखाई देता है? आंसर लिखिएगा। स्काई appear to be dark to astronauts instead of blue because there is no atmosphere in the space and hence there is no scattering of light takes place in space। तो आप उम्मीद करते हैं हम समझ गए होंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में काला क्यों दिखाई देता है, उसे नीला क्यों नहीं दिखाई देता या लाल क्यों नहीं दिखाई देता है। तो इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में हम जानते हैं एटमॉस्फेयर या कहें तो वायुमंडल होता ही नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है, कोई कण नहीं है, तो लाइट को स्कैटर करेगा कौन? और जब लाइट स्कैटर हो ही नहीं रहा है तो उसको काला ही दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश तो वह देख पाएगा नहीं। हम आपको बता चुके हैं प्रकाश का रास्ता देखना असंभव है, वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा तभी हम प्रकाश को देख पाएंगे, वरना मेरे बगल से भी गुजर जाएगा तो हमको कुछ दिखने वाला नहीं है। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या होता है, काला रंग का दिखाई देता है। एक बात को और समझ जाइए, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लिखाए थे वाई डज स्काई अपीयर टू बी रेडिश, तो उस समय जो हम स्काई शब्द का प्रयोग किए हैं, मेरा इसमें कहने का तात्पर्य है सूर्य के आसपास का, सूर्य के आसपास का स्काई। यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि सूर्यास्त के समय पूरा आकाश ही लाल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा आकाश लाल नहीं होता है, जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ का आसपास का माहौल
लाल हो जाता है। इसी कारण से हम स्काई शब्द का प्रयोग किए हैं। आपको बुक में क्वेश्चन स्काई के जगह पे सन भी कह सकता है कि सूर्य क्यों रक्ताभ प्रतीत होता है, सूर्य क्यों लाल रंग का प्रतीत होता है। तो यहाँ पे भी सन का तात्पर्य सिर्फ सन नहीं है, सन के आसपास का माहौल है। तो आपको जैसा इच्छा है, क्वेश्चन में अगर स्काई आता है तो स्काई लगाइएगा और अगर सन आता है तो सन लगाइएगा। जैसा पूछा जाएगा वैसा लगा के आपको आंसर लिख देना है। लेकिन वास्तविकता में ना तो सिर्फ स्काई ही लाल होता है और ना ही सिर्फ सन लाल होता है, वहाँ का आसपास का माहौल आपका लाल हो जाता है। सूर्य के आसपास का जितना वायुमंडल है वहाँ पूरा वह लाल दिखाई प्रतीत होता है। हिंदी वाले लिखेंगे अंतरिक्ष में आकाश काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश अंतरिक्ष यात्री को काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। जिस कारण से वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जिस कारण से वहाँ प्रकाश का जिस कारण वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पाता है। बस हो गया आंसर। तो आपका ये ह्यूमन आई वाला चैप्टर होता है समाप्त। अगला हम देखेंगे कौन सा चैप्टर उठाते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।